ऑलमोस्ट एवरी अटेम्प्ट में ऐसा होता है कि हमारे 45 से 50 नंबर के डायरेक्ट क्वेश्चंस एग्जाम में लग जाते हैं। चाहे आप लास्ट अटेम्प्ट की बात करो, उससे पहले वाले अटेम्प्ट की बात करो, सर पेपर हमारे क्वेश्चंस में से लगता ही लगता है। एक बच्चा कमेंट सेक्शन में आके मेरे को बोलता है कि सर वो प्रायोरिटी क्वेश्चंस वाली लिस्ट दे दो ना, जहाँ पे हम मेरे के भैया दीदी मेरे को बोल के गए। भैया दीदी ने बोला है कि सक्षम सर की लिस्ट कर लेना, उसमें से ही पूरा का पूरा पेपर आता है। हाँ आता तो है, देखो उसमें कोई बच्चे गलत तो बोलते नहीं है, आता तो है पेपर, क्योंकि यूट्यूब पे सब कुछ पूरी की पूरी एज इट इज लिस्ट है। और मैंने लास्ट 2 अटेम्प्ट में तो पूरी की पूरी बढ़िया एक सीरीज चलाई थी, जिसमें हमने सर हर चैप्टर के क्वेश्चंस करे थे, एमसीक्यू मैराथन करी थी। और बच्चे गलत नहीं बोलते यार, वो कमेंट सेक्शन में बार बार क्यों बोलते हैं कि सर एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, क्योंकि पास हिस्ट्री दिखाती है कि जो जो मैंने बोला था वैसा वैसा पेपर आता है। ठीक है। अब इस बार भी मैंने कुछ आपके लिए लेके आया हूँ, और भी लेके आऊँगा, वो मैं आपके लिए बता देता हूँ। पर पहले वीडियो को जल्दी से लाइक कर दो, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सो हाय गाइस, वेलकम टू ऑडिट हाइस्ट एंड दिस इज योर प्रोफेसर सी ए सक्षम जैन। ये जितनी भी एनालिसिस मैं हमेशा लेके आता हूँ, जितने भी आपके लिए प्रायोरिटी क्वेश्चंस लेके आता हूँ, ये हवा में बिल्कुल भी लेके नहीं आता हूँ। देखो मैं आपको बता दूँ, आई फोकस ऑन द ट्रेंड। और ट्रेंड का पता चलता है एमटीपी से। मॉक टेस्ट पेपर्स आपको सबसे पहले हिंट देते हैं कि इंस्टीट्यूट कौन से टॉपिक पे टारगेट कर सकता है। नॉट अबाउट द लेटेस्ट एमटीपीज, बट आपको लास्ट 3-4 अटेम्प्ट के एमटीपीज देखनी होती है। और डोंट वरी, आपको वो सब देखने की जरूरत नहीं है सर, सारी एनालिसिस मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ। एमटीपीज देखो, न्यू सिलेबस में कौन सा क्वेश्चन कब आया है, एमटीपीज में कब पूछा है, मेरे दिमाग में सारा बैठा हुआ रहता है, बिकॉज मैं क्लास में उसी तरीके से लिंक करके पढ़ाता हूँ। ठीक है। हाँ, अभी मेरी बात को सुनो, मैं आपके लिए क्या लेके आ गया हूँ। आपके लिए मैं ऑलरेडी प्रायोरिटी क्वेश्चंस अपलोड कर चुका हूँ। प्रायोरिटी क्वेश्चंस मैंने सारे चैप्टर के अपलोड कर दिए, बस चैप्टर नंबर 5 पेंडिंग है, वो भी अपलोड हो जाएगा। आपको वो देखने ही देखने हैं। सर पेपर उसी में से आएगा क्या? सर ये श्योरिटी देते हो क्या? अरे कौन श्योरिटी दे सकता है? जब ऑडिटर 100% श्योरिटी नहीं देता तो मैं कैसे दे दूँ? ठीक है, बट हाँ, वो आपने जो मैं क्वेश्चंस करवाता हूँ, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस, आपने वो क्वेश्चंस कर लिए ना, मैं इतना डंके की चोट पे कह सकता हूँ कि आईसीआई टफ से टफ पेपर बना दे, वो पेपर आपको कभी भी टफ नहीं लग सकता, क्योंकि वो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस आप ऑलरेडी मेरे साथ में प्रैक्टिस कर चुके हो। ठीक है, तो आपका मेजर फोकस क्या रहेगा कि हाँ, मेरे को मेरे कॉन्सेप्ट सारे पढ़ने, कॉन्सेप्ट को बढ़िया तरीके से रिवाइज करना है। ठीक है, और ये वाले जो क्वेश्चन सर ने कराया है, इन क्वेश्चंस को करके जाना है आपको। सर वो पेपर कैसा भी आ जाए आप आराम से हैंडल कर लोगे। बट हाँ, केवल उन क्वेश्चंस पे डिपेंड हो जाओगे तो यार फिर तो बेवकूफ़ी वाली बातें हो गई ना। वो तो इलॉजिकल बात हो गई कि तुम मुझसे पूछो कि सर बस केवल ये क्वेश्चन कर ले तो आ जाएगा क्या, पेपर में पास हो जाएगा, वो तो बहुत इलॉजिकल वाली बात हो गई। ठीक है। हाँ सर, अभी मेरी बात को सुनो सर। क्या आपके प्रायोरिटी टॉपिक्स रहने चाहिए, ये भी चीज़ को समझो। देखो, हम क्या एबीसी एनालिसिस करते हैं, और एबीसी एनालिसिस ऐसा नहीं है कि मैं हवा में मेरी मर्जी से बोल रहा हूँ ये नहीं। सर डेटा के बेसिस पे एनालिसिस करते हैं। सर ये सितंबर 25, मई 25, जनवरी 25, सितंबर 24, इनका पूरा का पूरा मैंने बना रखा है A to Z, जहाँ पे कौन से चैप्टर में कितने नंबर का आ रखा है, उसके हिसाब से ये पूरी की पूरी टेबल बना रखी है। ठीक है, अभी सुनो ना मेरी बात को। मैं इसके बेसिस पे आपको बता देता हूँ कि सर कौन से चैप्टर्स आपके प्रायोरिटी पे रहने चाहिए। देखो 11126, सर 11126 हर टीचर के मुंह से आपने ये चैप्टर सुने होंगे। ये 33 मार्क्स के ऑन एन एवरेज आते हैं, 33 मार्क्स के। ठीक है, कम ज़्यादा हो सकते हैं, 2 मार्क्स ऊपर 2 मार्क्स नीचे, पर 33 मार्क्स के आते हैं। एंड सर इन 4 चैप्टर में से आपका कुछ भी नहीं छूटना चाहिए। मतलब ये चैप्टर तो ऐसे होने चाहिए कि नींद में ही मैं पूछ लूँ ना तो आप बता दो आंसर। इस तरीके की प्लानिंग इन चैप्टर में होनी चाहिए, प्लानिंग एंड प्रिपरेशन इतनी बढ़िया होनी चाहिए। उसके बाद में राजा चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 में बहुत सारे स्टैंडर्ड्स हैं, आई नो, बट चैप्टर 4 इजी है, वेरी वेरी इजी। चैप्टर 4 एंड चैप्टर 7 26 मार्क्स की वेटेज करता है। अच्छा पहले चैप्टर नंबर 4 में एक चीज सुन लो। चैप्टर 4 को आप कैसे कर सकते हो? 4 को आप डिवीजन 1, डिवीजन 2, डिवीजन 3, इन 3 डिवीजन में बांट दो, जिसमें 500, 501, 505, 510, 550। 550 बड़ा इंपॉर्टेंट, आया ही नहीं अभी तक, इतना टाइम हो गया। ठीक है, उसके बाद में गो फॉर 520, देन 610 और 530। अभी सबसे बड़ा दिक्कत किधर आती है? इन 3 जगह पे आती है, बच्चों को दिक्कत आती है सर कैसे करें। 530 को मैं कभी भी नहीं बोलता कि आप रट के जाओ, क्योंकि आप रटने जाओगे सर, वो इतना बड़ा स्टैंडर्ड है, कितना रट लोगे, पॉसिबल नहीं है ना, है ना। तो 530 को मैं क्या बोलता हूँ, 2 टॉपिक पकड़ो, सैंपल साइज, ठीक है, और सैम्पलिंग मेथड। सैंपल साइज और सैम्पलिंग
मेथड। सर ये दोनों टॉपिक को तो आपकी अप्रोच होनी चाहिए कि हमको एमसीक्यू में आ जाए तो हम हैंडल कर लेंगे, उसके लिए एमसीक्यू मैराथन डल रखिए मजेदार तरीके से। ठीक है, यहाँ पे इंस्टीट्यूट आपसे एमसीक्यू टारगेट करेगा। अब सर डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन किधर से टारगेट करता है? जनरली स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग के एडवांटेज, साइंटिफिक मेथड हो गया, और लास्ट में एक प्रोजेक्शन का टॉपिक है, वहां से इंस्टीट्यूट थियोरेटिकल टॉपिक पूछ लेता है। तो आप 530 के 3-4 टॉपिक डिस्क्रिप्टिव के अच्छे से करके जाओ और बाकी पे फोकस करो एमसीक्यू का। सर इस स्टैंडर्ड को आप इसी तरीके से टैकल कर सकते हो बिकॉज आपको बाकी कोर्स भी रिवाइज करना है। ट्राई टू अंडरस्टैंड। अपन एक एक वर्ड नहीं रट सकते यार, वो जो आपको रट्टाफिकेशन की बात करें ना, हर चीज एक एक वर्ड नहीं रट सकते, यू नीड टू बी स्मार्ट। ठीक है, अपने पास में पूरा सिलेबस है, मैं इतना कवर कर लिया ना, मेरा काम हो गया। इंस्टीट्यूट 4 से 6 नंबर के एमसीक्यू कभी कभी ना कभी किसी ना किसी अटेम्प्ट में यहाँ से पूछेगा, और वो पूछ लिया ना भाई, मैं ये 2 टॉपिक कर रहा हूँ ना, पूछ ले भाई इंस्टीट्यूट में रेडी हूँ। ठीक है, 520 520 सर 520 इंपॉर्टेंट है। इसमें सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर एक टॉपिक है सर, वो अच्छे से आपका पूरा कवर होना चाहिए, उसमें कोई इफ एंड बट नहीं है। ठीक है सर, देन एमसीक्यू के लिए भी ये 520 इंपॉर्टेंट है। 610 में मैं आपको क्या बोलता हूँ, 610 काफ़ी बड़ा स्टैंडर्ड है। अगेन सर 4 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से आ जाता है। मैं आपको बोलता हूँ 610 के लिए स्पेसिफिकली मैं बोल रहा हूँ कि जो मैंने प्रायोरिटी क्वेश्चन कराए ना 2, आप बस वो कर लो। सर उसके अलावा भी आ सकते हैं क्या? अरे आ सकता है, आई नो दैट, बट हाई प्रोबेबिलिटी है कि सर वहां से क्वेश्चन आपका लग जाएगा, और ये स्टैंडर्ड को इसी तरीके से टैकल कर सकते हैं। कुछ एरियाज ऐसे होते हैं जहां पे वी नीड टू हैव अ स्मार्ट अप्रोच, बिकॉज भाई इंस्टीट्यूट आपको 100 में से 100 तो नहीं लाने ना। अरे 100 में से 100 लाने तो भाई, अरे 100 में से 80 प्लस भी नहीं लाने ना अपन को। कॉमन सेंस है ना यार, अपन 60 से 70 का मार्क्स का टारगेट करते हैं ऑन एन एवरेज बेसिस। ठीक है, वो आपके आ जाएंगे, उसका लोड मत लो। ठीक है, तो ये चैप्टर नंबर 4 का मैंने आपको पूरा बढ़िया कल्ट स्ट्रेटेजी बता दी है। चैप्टर नंबर 7 में बेटा कुछ भी नहीं छोड़ना है, सब कुछ करके जाना है A to Z। ठीक है, बड़ा इजी है। देन राजा चैप्टर नंबर 5। अरे भाई चैप्टर नंबर 5 क्यों छोड़ना है? चैप्टर नंबर 5 में मैं आपको इसकी भी टेक्निक बता देता हूं। असर्शन, असर्शन, शेयर कैपिटल, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, इनटेंजिबल। ठीक है, ये आपका एक टॉपिक हो गया। ठीक है, दूसरा टॉपिक हो गया आपका इन्वेंट्री, लोन्स एंड एडवांसेस, बोरोइंग, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ये आपका दूसरा टॉपिक हो गया। तीसरा हो गया राजा आपका सेल्स, डेटर, परचेज एंड क्रेडिटर, ये आपके तीसरे टॉपिक हो गए, और बाकी के हो गए आपके अदर टॉपिक्स। सर आप क्या कर सकते हो, मेरा एक यूट्यूब चैनल पे एक इसी चैनल पे वीडियो डल रखा है 6.25 घंटे का, जहाँ पे टॉपिक वाइज टॉपिक आपको पूरा एक ही वीडियो में पूरा डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, मज़ेदार तरीके से पूरी अंडरस्टैंडिंग आपको मिल जाएगी। वॉट यू कैन डू, आप स्टेप बाय स्टेप, मतलब इस चैप्टर को 3 हिस्सों में बांट दो, और बाकी चौथा मिसलिनियस हिस्सा, और उसके हिसाब से प्लानिंग करो। मतलब ये जो हिस्सा मैं बता रहा हूँ इसको पूरा ढंग से करो, फिर इसको ढंग से करो, फिर इसको ढंग से करो, और बार बार क्यूमुलेटिव रिवाइज करो, आपका ये चैप्टर बड़ा इजी हो जाएगा। मैं आपको एक और चीज़ बोलती हूँ सर, असर्शन पे इंस्टीट्यूट हमेशा एमसीक्यू टारगेट करेगा ही करेगा। एवरी अटेम्प्ट में आपको सर यहाँ से 2 से 4 नंबर 6 नंबर के एमसीक्यू मिलेंगे असर्शन, केवल एक असर्शन टॉपिक पे। समझ रहे हो? तो ये टॉपिक आपका बहुत अच्छे से होना चाहिए, और अगर ये क्लियर नहीं हुआ तो वैसे भी चैप्टर नंबर 5 अपना नहीं हो सकता। तो असर्शन के लिए भी एक वीडियो मैंने डाल रखा है यूट्यूब पे, आप उसको भी जाके चेकआउट कर सकते हो, मैं डिस्क्रिप्शन में सारे लगा दूंगा, डोंट वरी अभी। ठीक है सर, उसके बाद में राजा चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 8 आपका 24 मार्क्स का। चैप्टर नंबर 10 के लिए मैं सिंपल बोलता हूँ, अगर तुम्हें ऑडिट ऑफ बैंक्स जीरो हो तुम, सर कोई फर्क नहीं पड़ता। सर ऑडिट ऑफ बैंक्स अगर तुम्हें कुछ भी नहीं आता, जीरो होना तुम, तो भी है ना एक वीडियो 70 मिनट्स का वीडियो है जहाँ पे मैंने कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग दी है, बच्चों को बोला रटना नहीं है, रटना नहीं है, वो जो तुम्हें बोलते ना एक एक वर्ड को रटो, वैसा नहीं करना इस चैप्टर में। सर ऑडिट ऑफ बैंक्स नीड्स अ डिफरेंट अप्रोच। सर आप उस यूट्यूब वीडियो पे जाना, आप कमेंट सेक्शन पढ़ना, पहले तो बच्चे बोलेंगे सर कितना ईजी चैप्टर, आपको मोटिवेशन मिलेगा, अरे सर इतने बच्चे इतने कितने कह रहे ईजी चैप्टर है, ईजी चैप्टर है, अरे भयंकर ईजी चैप्टर है, क्योंकि पढ़ा मैं रहा हूँ। मैं इतना कॉन्फिडेंस के साथ में इसलिए बोलता हूँ क्योंकि मैं देता हूँ वो चीज़ें डिलीवर करता हूँ। अरे ऑडिट ऑफ बैंक्स हम प्रैक्टिकली करते हैं ना, तो हमें पता है कितना फर्जी चीज़ है ये, है ना। तो ऑडिट ऑफ बैंक्स का यूट्यूब वीडियो प्लस मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, सर आप इतना कर लोगे ना, अगर आप नील बटा सन्नाटा हो ना, आप चैप्टर नंबर 10 में ऐसा कॉन्फिडेंस लेके जाओगे ना, मजा आ जाएगा। मैं क्यों नहीं बोलता ये चैप्टर को छोड़ने की, क्यों नहीं बोलता जो बाकी जने बोल देते ये चैप्टर को लास्ट में रखो, लास्ट में रखो। अरे इंस्टीट्यूट यहाँ से 6 से 8 नंबर के एमसीक्यू टारगेट कर सकता है मेरे भाई, और मैक्सिमम बच्चे एमसीक्यू के भरोसे रहते। 6 से 8 नंबर का किसी टाइम पे एमसीक्यू आ गया ना यहाँ से, फिर तुम चिल्लाना पेपर टफ है, पेपर टफ है, पेपर टफ है, पेपर टफ है, फिर तुम्हें ना बच्चों को सांत्वना देना, अरे नहीं मोटिवेशन मोटिवेशन। ठीक है भाई, मैं मजाक नहीं कर रहा, इंस्टीट्यूट 6 से 8 नंबर के एमसीक्यू कभी भी किसी भी अटेम्प्ट में पूछ सकता है,
और वो एमसीक्यू तभी आएगा जब कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग होगी, और वो वीडियो में मैंने प्योर कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पे फोकस करा है। ठीक है, आपको ऑडिट ऑफ बैंक्स में रट्टाफिकेशन नहीं करनी होती एक एक लाइन की। प्लीज अंडरस्टैंड कि ऑडिट ऑफ बैंक्स में कॉन्सेप्ट अपने आप होके भी ओन लैंग्वेज में लिखोगे तो भी नंबर मिलेगा। अरे वो कोई लॉ नहीं है, आप समझो बेसिक चीज को। ठीक है, देन चैप्टर नंबर 9 में मैंने आपके लिए टॉप 12 क्वेश्चंस निकाल रखे हैं। ये क्वेश्चंस आपको प्रायोरिटी बेसिस पे करने ही करने हैं, उसके बाद में आपको जितना टाइम मिले इस चैप्टर पे अपना डिवोट करो। चैप्टर नंबर 9 शुड बी ऑफ योर लास्ट प्रायोरिटी चैप्टर्स। ठीक है, ये बेसिक सी चीज को आपको ध्यान में रखते हुए चलना है। ठीक है, सारे के सारे क्वेश्चंस मैंने आपके लिए निकाल दिए। एक चैप्टर नंबर 5 का पेंडिंग है, क्वेश्चंस आपको करने ही करने हैं। पेपर कितना लगेगा क्या नहीं लगेगा सर, ये चीज़ें मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछना मत, छोड़ दो इस चीज़ को। पर आपकी तैयारी इस लेवल की हो जाएगी ना कि आपको ऑडिट से कभी डर नहीं लगेगा, दैट इज़ माई गारंटी। देन एक राइटिंग प्रैक्टिस। बेटा मैं आपको एक चीज़ बोलता हूँ, बहुत सारे बच्चे क्या ऑडिट में आंसर्स की रिटन प्रैक्टिस नहीं करते। सर रिटन प्रैक्टिस मैं नहीं बोलता आप बहुत ज़्यादा करो कि ऐसे कि रोज ही है ना 10-10 15-15 आंसर लिख रहे हो, नहीं सर ऐसा नहीं करो। बट आपको कुछ रिटन प्रैक्टिस, कुछ केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस की राइटिंग प्रैक्टिस तो करनी ही चाहिए। उससे होता क्या है राजा, एग्जाम में केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस आ जाए ना तो अपना हाथ चलता है। ऐसा नहीं अपन सोच रहे यार इसमें क्या लिखे, इसमें क्या लिखे, फैक्ट ऑफ द केस लिखेगा, कंक्लूजन लिखेगा, क्या लिखे क्या नहीं लिखे, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए वहां पे। इसके लिए राजा मेरा तो 9 घंटे का राइटिंग प्रैक्टिस का एक बैच है, जहाँ पे मैंने 750 रुपीज़ में हार्ड कॉपी बुक्स भी बच्चों को दी है। हार्ड कॉपी बुक्स भी, क्वेश्चन बैंक नोट्स भी, और साथ के साथ में 9 घंटे का अराउंड वीडियो लेक्चर्स दिए, जहाँ पे बच्चे का पूरा कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाता है कि कैसा भी केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आ जाए राइटिंग प्रैक्टिस हम संभाल लेंगे। ठीक है, आप वो बिल्कुल चेकआउट कर सकते हो, वरना राइटिंग प्रैक्टिस का एक 30 मिनट्स का वीडियो भी मैंने डाल रखा है, उसको भी चेकआउट करोगे, कॉन्फिडेंस मिल जाएगा। एमसीक्यू के लिए सर क्या करें, एमसीक्यू मैराथन चेक करो ना भाई। पिछले अटेम्प्ट में एमसीक्यू मैराथन डाली थी, उसके बेसिस पे बच्चों के ये कमेंट्स थे कि सर हम ऑडिट में 30 में से 26 आ रहे, 30 में से 28 आ रहे, कुछ बच्चों के 30 में से 30 भी आए एमसीक्यू मैराथन के बेसिस पे, बिकॉज वो एमसीक्यू मैराथन बहुत एक अलग यूनिक स्टाइल से बना रखी थी। आप देखोगे ना आपको समझेगा सर वो एमसीक्यू मैराथन एक अलग ही लेवल पे बना दी है। ठीक है क्या, बाकी राजा प्रायोरिटी क्वेश्चंस आपको करने ही करने हैं। कॉन्सेप्ट, केवल कॉन्सेप्ट से काम नहीं चलेगा सर, प्रायोरिटी क्वेश्चंस हमको करने ही करने हैं। सर उन प्रायोरिटी क्वेश्चंस के अलावा हमें और कोई क्वेश्चन देखने की जरूरत है क्या? आंसर इज नो सर, क्योंकि आपको लास्ट टाइम पे वैसे भी लिमिटेड क्वेश्चंस करने होते हैं। वो लिमिटेड क्वेश्चन मैंने तुम्हारे लिए छाड़ दिए ना, तुम क्यों मेहनत करो, मैंने तुम्हारे लिए छाड़ दिए। ठीक है, और मैंने कहा ना मैं सबसे अच्छे क्वेश्चन ही छाटता हूँ, मैं इधर उधर के क्वेश्चन छाटने में विश्वास नहीं करता। और एक और चीज़ बता दूँ, उन प्रायोरिटी क्वेश्चंस में आपको ऐसे भी क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे जो इंस्टीट्यूट ने कभी टारगेट ही नहीं करे। मतलब यू विल नॉट फाइंड इन एमटीपी, यू विल नॉट फाइंड इन आरटीपी, बट एग्जाम में शायद मिल जाए, है ना? क्योंकि ऐसा हुआ है मेरे भाई। डॉक्यूमेंटेशन ऑफ ऑडिट स्ट्रेटेजी, ऑडिट प्लानिंग का एक टॉपिक था, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन में दिया था, वो पेपर में आया था 4 नंबर का। जब वो 4 नंबर का पेपर में आया ना तो वो सबके लिए इंपॉर्टेंट हो गया, अपन ने वो ऑलरेडी कवर करा था। ऐसे बहुत टाइम में ऐसे क्वेश्चंस मिल जाते हैं। ठीक है, तो आई एम नॉट सेइंग कि भाई कितना लगेगा क्या लगेगा, वो मेरा आइडिया भी नहीं होता, बट वो प्रायोरिटी क्वेश्चंस तुम्हें करने हैं करने हैं करने हैं, मतलब करने हैं। कोई इफ एंड बट है ही नहीं, क्योंकि मेरे को पता है कितना कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा यार तुम्हें। तुम वो वीडियो देखने के बाद में इतना कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, और वो मैं हमेशा नया रिकॉर्ड करता हूँ तुम्हारे लिए। सर क्यों? क्योंकि पेपर का पैटर्न मैं हर बार इवेल्युएट करता हूँ कि इंस्टीट्यूट इस समय क्या कर सकता है, कौन से एरियाज को टारगेट कर सकता है, ऑब्वियसली सारी चीज़ों को एनालिसिस करके, एमटीपीज आरटीपीज एंड आईसीएस स्टडी मटेरियल को एनालाइज करके। ठीक है, मई 2024 से पहले के क्वेश्चंस नहीं भी देखोगे चलेगा सर, क्योंकि अभी वो टाइम भी नहीं है। तुम्हारा मेन फोकस नए क्वेश्चंस पे ही होना चाहिए व्हेन यू आर रिवाइजिंग द कंटेंट। ठीक है, कमेंट सेक्शन में बिल्कुल लिख के जाना वी विल पास ऑडिट विथ एग्जामिशन, और अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर कर देना। थैंक यू।